My name is Shefali. I'm from IIT Delhi. Today I'll be teaching you class 10th history topic, that is rise of nationalism in Europe. Basically, nationalism exactly is the feeling of collective social identity of a set of people that belong to a nation. And also in Europe, basically nationalism वाली feeling फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था उससे आई थी. उससे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने क्या किया कि उन्होंने बेसिकली काफ़ी सारे नए मेजर्स एंड वो सब निकाले जिनसे उनके लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग हो. एंड उसके लिए जैसे उन्होंने सबसे पहले पुराने सिस्टम को रिप्लेस करने की कोशिश की. जैसे उन्होंने अपने नेशनल फ्लैग में ट्राई कलर को पुराने रॉयल स्टैंडर्ड से रिप्लेस किया. एंड देन जैसे कॉन्सेप्ट्स जैसे ला पैट्री दैट इज़ द फादरलैंड एंड ला सिटिज़न विच इज़ लाइक द सिटीज़न वैसे इंट्रोड्यूस करके उन्होंने नेशनलिज्म का स्पिरिट अपने सिटीजन्स में डालने की कोशिश की. और जैसे नेशनल असेंबली को उन्होंने विच इज़ मोर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम उसको उन्होंने अपने पुराने एस्टेट्स जनरल जो बहुत ही जिसमें ज़्यादा पावर हायर टू एस्टेट्स को जाता था उसके बदले उससे रिप्लेस किया. और उन्होंने ज़्यादा जैसे हाइम्स और मार्टर्स का कोमेमोरेशन सारा उन्होंने अपने देश के नाम पे किया. तो इन सब से बेसिकली और तो साथ में राष्ट्रवाद दैट इज़ नेशनलिज्म उसकी फीलिंग और सब में आई. और इसी टाइप के ही मेजर्स बाद में भी और कंट्रीज़ जिन्होंने नेशन स्टेट्स अपने बनाए उन्होंने उसको अडॉप्ट किया. इवन टिल डेट ज़्यादातर कंट्रीज़ में सिमिलर सिस्टम फॉलो किया जाता है. और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद काफ़ी सालों बाद जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट रेन ऑफ टेरर इन सब के बाद फाइनली नेपोलियन ने राज शुरू किया 1804 में. उसने उस टाइम में और कंट्रीज़ को कंकर करना शुरू किया. इनिशियली और यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग फ्रेंच आर्मीज़ को वेलकम कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनके कंट्री में भी नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और नेशनलिज्म का फीलिंग आएगा. एंड नेपोलियन ने जिन भी कंट्रीज़ को कंकर किया उसमें उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज जो ऑल्दो डेमोक्रेसी वाले नहीं थे पर वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ से बने हुए थे. जैसे सिविक कोड ऑफ 804 उसमें बेसिकली नेपोलियन ने जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट इज़ लॉ के आगे सारे सिटीजन्स एक समान है. और उसने फ्यूडल सिस्टम जिसमें बेसिकली देवर की प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ दैट इज़ उनके किस स्टेट के हिसाब से वो लोग पहले पैदा हुए थे उसके हिसाब से उन्हें फ़ायदे मिलते थे उसको भी हटा दिया. ऑल्सो राइट टू प्रॉपर्टी दैट इज़ जो उनकी प्रॉपर्टी है उसमें उनका हक है उसको बेसिकली उसने इस्टेब्लिश किया. तो ये सब और ऑल्सो उसने एडमिनिस्ट्रेशन और इवन जैसे इकोनॉमिक सिस्टम को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया. तो इससे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो गया. पर प्रॉब्लम ये थी कि और लोग जो पहले यूरोपियन कंट्रीज जितने उनको वेलकम कर रहे थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि इसके काफ़ी ड्रॉबैक्स भी थे. जैसे पहला था सेंसरशिप क्योंकि उनके जितने एक्सप्रेशन के राइट्स ले लिए गए थे. दूसरा था कि उनके सिटीजन्स वर फोर्स्ड टू कंस्क्रिप्ट इन द आर्मी दैट इज़ उन्हें आर्मी ज़बरदस्ती ज्वाइन करना पड़ा था जिससे वो और वॉर में जाए. और तीसरा ये था कि उनको टैक्सेस और देने पड़े थे तो उसके वजह से ऑब्वियसली उन्होंने नेपोलियन को उतना सपोर्ट नहीं किया. इवेंचुअली बैटल ऑफ वाटरलू जो 1815 में हुआ था उसमें उन्होंने ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया ने मिलके नेपोलियन को हरा दिया. एंड फाइनली उन्होंने ट्रीटी ऑफ वेना इम्पोज किया.